हम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अर्थशास्त्र की बात हम कई सत्रों में कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ भी जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। उसे धर्म के साथ जोड़े बिना यदि उसकी व्यवस्था की गई तो वह विनाशक बनता है। जो आज का अर्थशास्त्र है वह न केवल अनर्थ शास्त्र है, वह विनाशक अर्थशास्त्र है। इसलिए हमारे बुद्धिमान लोगों का अनुभव रहा है, कथन रहा है, व्यवहार भी रहा है कि हमेशा अर्थशास्त्र धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म के अनुकूल काम और धर्म के अनुकूल अर्थ, ये दोनों ही बातें यदि हमने स्वीकार की तो हमारा जीवन, जो पहले केसरी जी ने कहा, सुख समृद्धि ज्ञान संस्कार और शांति, इनसे परिपूर्ण होगा। और वह केवल अकेले के लिए नहीं परंतु संपूर्ण विश्व के लिए। अनेक आयामों की चर्चा के बाद मैक्रो लेवल पर हमारे अर्थशास्त्र की क्या स्थिति है, अर्थ विषयक हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए, इसकी बात करेंगे। एक एक व्यक्ति की अर्थ विषयक आदतें, दैनंदिन जीवन में अर्थ व्यवहार, अर्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण आदि सारी बातें माइक्रो लेवल से शुरू होती है। अर्थात एक एक व्यक्ति से संबंधित छोटी छोटी बातों से संबंधित ऐसी शुरू होती हैं। परंतु ये माइक्रो लेवल पर का जो अर्थशास्त्र है, माइक्रो लेवल की अर्थव्यवस्था और अर्थ व्यवहार है, वह संपूर्ण अर्थशास्त्र में बीज की तरह काम करता है। वो बीज जैसा होगा वैसा ही वृक्ष होगा, वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए हम बीज को शुद्ध बनाए, बीज को पुष्ट करें, बीज को समर्थ बनाए, तभी हमारा वृक्ष भी अच्छे फल देने वाला बनेगा। इसलिए हम माइक्रो लेवल के अर्थशास्त्र की ही क्यों, सभी शास्त्रों की चिंता करनी चाहिए। आज जब हम विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं तो मैक्रो लेवल की तो पढ़ाते हैं, परंतु माइक्रो लेवल की, माइक्रो स्वरूप की नहीं पढ़ाते हैं। इसके कारण से वह बिना बुनियाद के भवन होता है, बिना बीज के वृक्ष होता है और वह किसी काम का नहीं होता, फलदायी नहीं होता, अर्थ से भी ज्यादा अनर्थ करने वाला होता है। इसलिए हमने पहले माइक्रो स्तर के, यानी छोटे स्तर के, व्यक्तिगत स्तर के अर्थशास्त्र की बात की। अभी मैक्रो लेवल पर क्या आता है? सबसे पहले अगर ऊपर से शुरू करें तो हम विश्व व्यापार की बात करते हैं, विश्व के संदर्भ में उत्पादन की बात करते हैं। विश्व व्यापार माने आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए हमको उत्पादन भी करना होता है। आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व आंतरिक रूप से भी एक दूसरे से संबंधित हैं। संचार माध्यमों के कारण से तो हम एक देश दूसरे देश से जुड़ ही गया है। आना जाना सुलभ हुआ है, संदेश व्यवहार सुलभ हुआ है। विश्व के किसी भी कोने में क्या हो रहा है वह दूर सुदूर के कोने में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर हम टीवी के पर्दे पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आवन जावन हो सकती हैं। इस प्रकार से विश्व छोटा हो गया है। हम कहने लगे हैं कि इट्स ए ग्लोबल विलेज, विश्व ग्राम बन गया है। परंतु संस्कृति की दृष्टि से विश्व ग्राम होना
वो विश्वग्राम नहीं, विश्व कुटुंब होना ये एक बात है। भारत ने तो हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब ही है, एक छोटा सा कुटुंब ही है, ऐसा भारत ने तो हमेशा कहा है। परंतु वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज या ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकता, ये आज संस्कृति के क्षेत्र का नहीं है, यह आर्थिक क्षेत्र का है। विश्व व्यापार के नाम पर ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है। विश्व का सभी देशों का एक दूसरे के साथ संबंध आर्थिक संदर्भों में होता है, तब ये ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। माने एक कंपनी, उत्पादन करने वाली व व्यापार करने वाली एक कंपनी एक देश की न रहकर मल्टीनेशनल कंपनी होती है, दूसरे देशों में भी होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जैसे सभी देशों में फैलता है। ये अर्थ की दृष्टि से वैश्विकता है, अर्थ की दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन है। उस दृष्टि से पूरा विश्व एक दूसरे के साथ संबंधित है, ऐसा माना जाने लगा। तो आज से 35, 40, 50 वर्ष पूर्व से इसका उदय हुआ है। लेकिन इस प्रकार के वैश्विक अर्थ व्यवहार की विनाशकता कितनी है वह हमने देखना चाहिए। क्या हुआ है इस वैश्विक अर्थव्यवस्था से, क्या हुआ है? अमेरिका सेंटर पॉइंट पर आ गया है। डॉलर विश्व की कॉमन करेंसी हो गई है। जैसे हम अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं बिना समझे, उसी प्रकार से डॉलर को वैश्विक करेंसी माना गया है। तेल और शस्त्रों का व्यापार ये एक बहुत मुख्य बात हो गई है। अब इंटरनेट की दुनिया आई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी सबको प्रभावित कर रहा है और वह भी विश्व व्यापार का एक मुद्दा बना है। यदि जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो ये जीवन की धारणा करने वाले विषय नहीं है। जीवन की धारणा करने वाले विषय धान्य है, अनाज है, वस्त्र है, वास्तु है, ये जीवन की धारणा करेंगे। शस्त्र जीवन की धारणा नहीं करते, तेल जीवन की धारणा नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन की धारणा नहीं करता। उपभोग की कल्पना से जो हो रहा है वह जीवन की धारणा करने वाला नहीं है। अगर इसको प्रमुख मानेंगे तो फिर आरोग्य क्षीण होगा, आयु कम होगी। जैसे अभी फार्मा इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ गई है, वह भी कोई जीवन की धारणा करने वाला शास्त्र नहीं है या वस्तु नहीं है, इसके अलग मायने होते हैं। इसलिए पहली बात तो ये करनी चाहिए, हमको समझनी चाहिए कि विश्व व्यापार हो या विश्व के स्तर पर प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, उत्पादन और व्यापार ये दो बातें तो अर्थ क्षेत्र में सबसे प्रमुख है, क्योंकि अर्थ को जनरेट करने वाली ये दो बातें ही है। ज्ञान ये अर्थ को जनरेट नहीं करता, अर्थ को नियमन में कैसे रखना ये सिखाता है। संस्कार अर्थ जनरेट नहीं करता। संगीत, योग आदि जो विद्याएं हैं ये अर्थ को जनरेट नहीं करते। अर्थ को जनरेट करते हैं भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और उसका विनिमय, उद्योग और व्यापार, और वो भी भौतिक वस्तुओं का, वो ही वास्तव में अर्थ को जनरेट करता है। हमने इसमें जीवन के आधार को छोड़कर अलग ही रास्ता विश्व ने अपनाया है। अमेरिका उसमें सेंटर पॉइंट बनना भी चाहता है, इसलिए डॉलर, अंग्रेजी और ये आर्थिक नीतियां, अर्थ से संबंधित विश्व व्यापी संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड,
WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, आदि सारी संस्थाएं जन्मी हैं और वो अमेरिका द्वारा प्रभावित होती हैं, क्योंकि वे सारी अमेरिका में हैं। उसकी सहायता करने के लिए विषय कौन कौन से बन गए? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका एक साधन बन गया। हेल्थ ये व्यापार का साधन नहीं है। हेल्थ के लिए व्यापार करो ये अलग बात है, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए हेल्थ को विषय बनाने से फार्मा इंडस्ट्री और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल कॉलेजेस ये बढ़ गया। ये तो पदार्थ का नहीं, परंतु पदार्थ जिस पात्र में रखा गया है उसका महत्व अधिक हो गया। ये हमने उसकी प्रायोरिटीज बदल दी। भौतिक गौण को मुख्य बना दिया, मुख्य को गौण बना दिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हेल्थ ये गौण बन गया, हेल्थ ये व्यापार का विषय बन गया। उसी प्रकार से यूनेस्को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमारे देश में, और अर्थ के क्षेत्र की तरक्की से यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग होना, ये ज्ञान को भी हमने अर्थ का गौण विषय बना दिया, व्यापार का विषय बना दिया। इसने तो पूरे विश्व में विस्थापन, संस्कृति का विस्थापन हो गया। जीवन के अब त्रिवर्ग पुरुषार्थ का संतुलन यही बिगड़ गया। धर्म मुख्य होना चाहिए और काम और अर्थ उसके अधीन होने चाहिए। उसके स्थान पर अर्थ मुख्य हो गया और अर्थ की प्रेरणा काम, ये भी प्रभावी हो गया। तो ये तो च्युत हो गए, हम संस्कृति के आधार से च्युत हो गए, धर्म के आधार से च्युत हो गए। और धर्म धारणा करने वाला तत्व है, उसकी उपेक्षा यदि हुई तो वह तो धारणा नहीं करेगा, धारणा नहीं करेगा तो विनाश ही होगा। इसलिए इस अर्थव्यवस्था को विनाशक अर्थव्यवस्था कहते हैं। केवल अनर्थक नहीं, विनाशक अर्थव्यवस्था है। इसका शिकार कैसे कैसे हुआ? हम छोटे थे तो अमेरिका से गेहूं आते थे, PL480 ऐसे आते थे, आरोग्य के लिए अत्यंत नुकसानकारक, गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत हीन। ऐसे गेहूं हमको खाने पड़ते थे। क्यों खाने पड़ते थे? हमारे खेती उद्योग का नाश हुआ था। क्यों नाश हुआ था? अमेरिका प्रेरित वर्ल्ड की इकोनॉमी में अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ गया था, प्राथमिकता में आ गया था। इसलिए धान्य का उत्पादन भारत जैसे देश में कम होना, ये दुर्गति की पराकाष्ठा है। और हमारे जीवन धारणा करने वाले सभी शास्त्रों का, सभी विद्याओं का व्यापारीकरण हो जाना, ये दूसरा विनाशक अर्थशास्त्र का लक्षण है। और आज हम जितने भी अर्थ से परे विषय हैं उनको हम अर्थ के दायरे में ला रहे हैं। योग बेचा जाता है, संगीत बेचा जाता है, खेल बेचा जाता है, मंदिर का प्रसाद बेचा जाता है, दर्शन बेचे जाते हैं, तीर्थ यात्रा बेची जाती है, यज्ञ और अन्य जो कर्मकांड माने पुण्य कार्य होते हैं वो बेचे जाते हैं। ये सारा क्या है? हमारी बुद्धि बेची जाती है, ज्ञान बेचा जाता है। ये अनर्थकारी विनाशक अर्थशास्त्र की मुख्यता है। ये बाकी सारे श्रेष्ठ विषयों को अर्थव्यवस्था ने अपने अधीन बना लिया है, गौण बना लिया है। भौतिक वस्तुओं की तरह ही ये खरीदने के, बेचने के विषय बन गए हैं। इसका मूल कहाँ है? इसका मूल यूरो अमेरिकी अर्थशास्त्र का हमारे अर्थशास्त्र को निगल जाना।
हमारे अर्थशास्त्र पर हावी हो जाना, हमारे अर्थशास्त्र पर आधिपत्य जमाना, ये हुआ है। इसलिए अर्थ की मुख्यता, धर्म की गौणता, अर्थ काम की मुख्यता, संस्कारों की गौणता, श्रेष्ठ कनिष्ठ हो गया, कनिष्ठ श्रेष्ठ हो गया, ऐसे विस्थापित व्यवस्था, ऐसी छिन्न भिन्न व्यवस्था में आज हम जी रहे हैं। वह मैक्रो लेवल पर, माने वर्ल्ड लेवल पर, और हमारे देश में कहें तो राज्य लेवल पर, माने शासन लेवल पर हम इस अर्थशास्त्र को अपनाकर हमारा जीवन व्यवहार चला रहे हैं। तो मैक्रो लेवल पर हमें आवश्यक है धर्म, धर्म के अनुकूल, धर्म प्रणीत अर्थशास्त्र की स्थापना करना, और हमारा पूरा देश उस शास्त्र के अनुसार चलना। हम शब्द सुनते हैं हिंदू इकोनॉमिक्स, सनातन इकोनॉमिक्स, हम धार्मिक इकोनॉमिक्स, धर्म इकोनॉमी, ये हम शब्द सुनते हैं, परंतु उस शास्त्र का विकास हुआ नहीं है, उस शास्त्र की प्रतिष्ठा हुई नहीं है। शास्त्र की प्रतिष्ठा कहाँ होती है? यूनिवर्सिटीज में होती है। यूनिवर्सिटीज ज्ञान के केंद्र हैं, वहां शास्त्र परिष्कृत भी होता है और शास्त्र निरूपण भी होता है और युगानुकूल रूप में प्रस्तुत भी होता है। परंतु यूनिवर्सिटी को यदि हम अर्थ के अधीन बना देंगे, राज्य के अधीन बना देंगे, राज्य फिर इस अर्थ के ही अधीन बन जाता है, तो फिर ज्ञान क्षेत्र हमारा गौण हो जाता है। वह इस प्रकार से सनातन अर्थशास्त्र, धर्म अर्थशास्त्र या हिंदू अर्थशास्त्र की रचना ही नहीं होने देता। आप समझ रहे हैं कैसे सत्ता, और सत्ता को भी गवर्न करने वाला पैसा, और उस पैसे के अर्थशास्त्र को गवर्न करने वाला अमेरिका, और उसके साथ जुड़ा हुआ यूरोप और उनकी जीवन दृष्टि, उसने भारत और भारत से प्रभावित सारे देशों की अर्थव्यवस्था, केवल अर्थव्यवस्था नहीं तो संस्कार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, संपूर्ण जीवन व्यवस्था को कैसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए पहली आवश्यकता है ऐसे हिंदू या सनातन अर्थशास्त्र की रचना करना, प्रस्तुत करना। इसके लिए हमारे पास दो मार्ग हैं। एक मार्ग है हमारा जो अर्थ का इतिहास रहा है, हमारी जो अर्थशास्त्र की प्रस्तुति रही है, अभी अभी हमको यदि तुरंत हाथ में उपलब्ध है ऐसे ग्रंथों का यदि चयन करना है, तो एक है महाभारत और दूसरा है चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसके पीछे शुक्र नीति है, दंड नीति है, वेद है, सबसे मूल में वेद है। तो वेद से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक सर्वकालीन, सर्व काल प्रवाह में, सब काल क्रम में, सभी काल में रचित, निरूपित, प्रस्तुत ऐसे अर्थशास्त्र के ग्रंथ हमारे पास हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बाद हमारी अध्ययन की परंपरा खंडित हुई, हमारी प्रस्तुति की परंपरा खंडित हुई। इसलिए आज के समय में अर्थशास्त्र का निरूपण करने वाले ग्रंथ हमको क्वचित ही उपलब्ध होंगे, परंतु हमारे पास वेद से लेकर कौटिल्य अर्थशास्त्र तक के ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सब का सब नए से निर्माण करना है। हाँ, वो भी हो सकता है। हमारे ऋषियों ने अंतः प्रज्ञा से इन सारे ग्रंथों की रचना की ही है, तो आज भी अंतः प्रज्ञा समाप्त हो गई है ऐसा तो नहीं है। परंतु हर युग में जब हम नए शास्त्र की प्रस्तुति करते हैं,
तो प्राचीन काल से आज तक किस प्रकार से उस शास्त्र की प्रस्तुति हुई है, इसका अध्ययन, उसका परिशीलन, ये तो पहली बात होती है कि हमारी परंपरा का ज्ञान, ये तो पहली बात है। इसलिए राम विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विषय को लेकर, वेद से लेकर कौटिल्य अर्थशास्त्र तक के सभी अर्थशास्त्र के ग्रंथों का परिशीलन करना, अध्ययन करना और उसे समझना और प्रस्तुति के लिए पहले ये आधार तैयार करना, ये तो मुख्य विषय रहेगा। ऐसा नहीं किया तो बिना आधार के या बालू के आधार पर 7 मंजिल का भवन खड़ा करने की बात होगी। आज हम वही कर रहे हैं, हम कर तो वही रहे हैं, इसलिए सब जगह सब कुछ गिर जाता है, कुछ समय तक रहता है और फिर कड़र कड़र करके वो गिर जाता है। तो हमारे आधार पक्के करना, इसके लिए अध्ययन करना, ये एक विषय है। मैंने कहा था कि 2 बातें हमको करनी होगी, तो एक हमें अध्ययन करना होगा, परिशीलन करना होगा, और दूसरी बात होगी अनुसंधान करना होगा। ये अनुसंधान आज यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी और डिलीट और ये सब होता है, वैसा नहीं। वो तो बिना आधार के भवन का निर्माण करने की बात हो ही रही है, उससे हाथ में कुछ नहीं आता, उससे ब्रह्म निर्माण होता है और 4 पैसे मिल जाते हैं लोगों को, और एक 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 100 वर्ष का जीवन व्यतीत हो जाता है, परंतु राष्ट्र को या विश्व को कोई लाभ उसे होता नहीं है। सृष्टि को या समष्टि को जीने का आधार मिलता नहीं है, कुछ धारणा किसी भी बात की होती नहीं है, दुर्गति थमती नहीं है। इसलिए अनुसंधान का लक्ष्य होगा शास्त्रों की, पारंपरिक शास्त्रों की, कौटिल्य अर्थशास्त्र तक की जो परंपरा बनी हुई है, जिसने समृद्धि को जनरेट किया है और उसके साथ सुख, संस्कार, ज्ञान और शांति भी मिले हैं, उसकी आज के समय में प्रस्तुति करना। आज हमको अर्थशास्त्र का ग्रंथ, कौटिल्य ने भी तो अपने युग के लिए अर्थशास्त्र की रचना की, वह भी युगानुकूल प्रस्तुति थी। महाभारत में भी युगानुकूल प्रस्तुति ही तो हुई कि कलयुग के, द्वापर युग के अंत में हमको कैसा चाहिए, वो वेद काल से चली आई परंपरा को महाभारत में युगानुकूल प्रस्तुति प्राप्त हुई। उसके 2500 वर्ष बाद कौटिल्य ने पुनः युगानुकूल प्रस्तुति की। उसी प्रकार से आज हमको हमारे भारतीय अर्थशास्त्र की, हिंदू अर्थशास्त्र की युगानुकूल प्रस्तुति करनी चाहिए। इसके लिए अनुसंधान करना, शास्त्र निरूपण करना, नए ग्रंथ तैयार करना, ये केवल कौटिल्य अर्थशास्त्र का संक्षेप या सार या भाष्य नहीं होगा। शाश्वत मूल तत्व क्या है, उनको लेकर आज के भाषा में, संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में भी नहीं, भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तमिल में, कश्मीरी में, बांग्ला में, इन सभी भाषाओं में पुनः प्रस्तुति करना, ये विद्यापीठ का मुख्य कार्य। भारत के हर विद्यापीठों का ये काम है, लेकिन एक भी विद्यापीठ भारतीय पद्धति से चलता ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? इसलिए हमको नए से ये प्रस्तुति कैसे होती है, ये करके ये बहुत बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, ये भारत व्यापी ऐसे शोध प्रकल्प जिसको कहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे। देश के अनेक विद्वानों ने इसमें लगना होगा। केवल अर्थशास्त्र के विद्वान नहीं चलेंगे, अर्थशास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र के, धर्म शास्त्र के, अध्यात्म शास्त्र के, भारतीय दर्शन के, भारतीय दृष्टिकोण के ऐसे जो विद्वान हैं उनको लगना होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र ये इन आइसोलेशन नहीं होता।
अर्थशास्त्र का संबंध संस्कारों से है, अर्थशास्त्र का संबंध स्वास्थ्य से है, अर्थशास्त्र का संबंध सुख से है, अर्थशास्त्र का संबंध धर्म से है, अर्थशास्त्र का संबंध पूरे जीवन से है। इसलिए जीवन को चलाने वाले, निर्देशित करने वाले सभी शास्त्रों के साथ अर्थशास्त्र का संबंध बनाना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा। इस प्रकार का अध्ययन और अनुसंधान करने वाले विद्वानों को एकत्रित होकर और शोध कार्य चलाकर शास्त्रों का पुनः प्रस्तुति का कार्य करना होगा। राम विद्यापीठ इसके लिए होगा। तो मैंने दो बातें बताई, हमारे शास्त्रों का अध्ययन और आज युगानुकूल उन शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति। ये दो बातें तो आधार हुई। तीसरा होगा कंपैरेटिव स्टडीज, तुलनात्मक अध्ययन। कौन सा? अनर्थ शास्त्र और अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, पाश्चात्य अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, अभावों का अर्थशास्त्र और विपुलता के अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, सस्टेनेबिलिटी ये कैसे होती है उसको केंद्र बनाकर आज के वर्तमान प्रचलित यूरो अमेरिकी अर्थशास्त्र और आज प्रचलित नहीं है परंतु जो वो लेटेंट है भारत के जीवन में, उस भारतीय अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन का बहुत बड़ा क्षेत्र राम विद्यापीठ में होना चाहिए। राम विद्यापीठ तो सांकेतिक शब्द है, भारतीय कहलाने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में ये अध्ययन होना चाहिए। अब ये तो अध्ययन की बात हुई। अध्ययन ये चिंतन का विषय है। जैसे हम चिंतन सत्र में बोल रहे हैं केवल और सुन रहे हैं और या तो ऊब रहे हैं या तो रस ले रहे हैं, परंतु उससे पेट में अन्न नहीं जाता है। पेट में अन्न तो कृषि के माध्यम से अनाज उगाकर उसको बाजार में लाकर सभी घरों में पहुंचाकर उससे रोटी बनाई जाने तक की व्यवस्था हुई तो पेट में अन्न जाता है, नहीं तो पेट में अन्न नहीं जाता है। तो फिर हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसके निर्देश उस अर्थशास्त्र के डिपार्टमेंट में होने चाहिए। उसमें पहले आती है अर्थनीति। भारत सरकार की अर्थनीति कैसी होगी, समाज नीति के साथ अर्थनीति का कैसा संबंध होगा, धर्म नीति के साथ अर्थनीति का कैसा संबंध होगा, इसका निर्देशात्मक निरूपण यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अर्थनीति बनती यूनिवर्सिटी में है और राज्य उसको लागू करता है। तो लागू करने के लिए ये अर्थनीति कैसी होगी, पॉलिसी कैसी होगी, ये हमारा अध्ययन का और एक विषय होगा। अर्थनीति में कर प्रणाली, वेतन प्रणाली, उद्योग प्रणाली, व्यापार प्रणाली, इन सभी का समावेश होता है। तो हमारे यहाँ उत्पादन व्यवस्था कैसी होगी, ये भी इसका विषय बनता है। व्यापार प्रणाली कैसी होगी, ये भी इसका विषय बनता है। कर प्रणाली कैसी होगी, वेतन प्रणाली कैसी होगी, ये भी इसका विषय बनता है। और संग्रह प्रणाली कैसी होगी, ये भी इसका विषय बनता है। तो ये सारे अर्थनीति के आयाम हैं। उदाहरण के लिए व्यापार नीति की बात करें, वो सभी नीतियों की बात करना ही चाहिए, परंतु उसका विवेचन करना इस सत्र में या इस प्रकार के सत्रों में संभव नहीं है। इसलिए मैं केवल उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि व्यापार प्रणाली कैसे होगी, मैंने व्यापार नीति कैसे होगी। तो व्यापार क्यों होता है, जहां उत्पादन होता है किसी भी वस्तु का, वहां तो व्यापार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास तो वस्तु है ही। जहां उत्पादन नहीं होता है वहां सभी को
जीवन धारणा के लिए आवश्यक वस्तुएं मिलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, इसलिए व्यापार होता है। व्यापार एक किसी व्यक्ति को, या हम प्राचीन बात करें तो वैश्य समाज को पैसा मिले इसलिए नहीं होता। ये भारत की सारी बातें अलग प्रकार से सोची जाती हैं। जिसको आवश्यकता है, जिसकी जीवन धारणा के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, उन सब तक उत्पादित वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था को व्यापार कहते हैं। चीजें बेच बेच कर पैसा कमाने को व्यापार नहीं कहते। हमारा ओरिएंटेशन ही अलग है। यह ओरिएंटेशन आध्यात्मिक है, यह ओरिएंटेशन धार्मिक है। ये तो पहले पढ़ाना चाहिए कि हमारा ओरिएंटेशन क्या है, और उसके बाद अगर उस ओरिएंटेशन के साथ व्यापार किया जाए तो फिर इसमें फिजूल खर्ची, व्यर्थ का खर्चा नहीं होता। ये वस्तुओं के माने ये व्यापार पर और कीमतों पर बोझा बनता है। कैसे बोझा बनता है? अनुत्पादक कैसे होता है? एडवर्टाइजमेंट, ये उद्योग एक तरफ तो उपभोक्ता की मूर्खता और व्यापारियों की धूर्तता इसका प्रतीक है। संस्कार और संस्कृति तो इसमें है ही नहीं, परंतु स्यूडो इकोनॉमी को वह बढ़ावा देता है। आप क्या समझते हैं? एडवर्टाइजमेंट के बिना हमारी वस्तुओं का प्रचार नहीं होगा, ग्राहक नहीं मिलेंगे, तो फिर भारत के वस्त्र विश्व के कोने कोने में कैसे पहुंचे थे? क्या इंटरनेट के बिना नहीं होता? एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं हुआ, सब हुआ। तो लंका के मोती, बसरा के मोती, ईरान के गालीचे कैसे विश्व विख्यात हुए? भारत का आम कैसे विश्व विख्यात हुआ? तो एडवर्टाइजमेंट से ही हमारे वस्तुओं का प्रचार होता है और लोग उसको लेने के लिए ललचाते हैं, खरीद करने के लिए ललचाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें विश्वास ही नहीं है प्रोडक्शन पर, हमें विश्वास ही नहीं है नीति पर, धर्म पर, हमें विश्वास ही नहीं है अपने आप पर। इसलिए एडवर्टाइजमेंट उद्योग बन गया और फिर हम मिथ्या बातें करने लगते हैं। इससे कितने लोगों को रोजगारी मिलती है। अरे ये सुडो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। ये प्रोडक्टिव अर्थशास्त्र नहीं है, अनप्रोडक्टिव अर्थशास्त्र है। दूसरा महान अनिष्ट जो है वह है यातायात। एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब इसमें कोई विवेक नहीं रहा। एक डिटर्जेंट पाउडर किसी एक राज्य के छोटे गांव में बनने लगा और वह यदि सुदूर दक्षिण में है वह राज्य, वही डिटर्जेंट पाउडर किसी न किसी कारण से, अनेक कारणों से हिमाचल के पहाड़ियों में भी बिकता है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है ये क्या है? ये बिल्कुल ही अनइंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट है, अनइंटेलिजेंट व्यापार है। क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर तो वहां भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। हाँ, बनारस की साड़ी, पटोला साड़ी, पैठणी ये नहीं बन सकती देश में सर्वत्र। इसके लिए तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, परंतु डिटर्जेंट पाउडर के लिए या प्लास्टिक के पात्रों के लिए देश भर में बाजार ढूंढना ये अनैतिक अर्थशास्त्र है। अनैतिक ये जीवन पर कितना अर्थशास्त्र पर कितना बोझ बनाता है। तो ये विवेक नहीं रहता, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन व्यापारी का, बेचने वाले का फायदा, ये यदि ओरिएंटेशन हो गया तो ऐसा अनर्थ तो होगा ही।
तो कौन सी वस्तुओं के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कौन सी वस्तुओं को नहीं चाहिए, कौन सी वस्तुएं स्थानिक उत्पादन के नाते उत्पादित होंगी, कौन सी देश भर के लिए होंगी और कौन सी विश्व भर के लिए होगी, इसका विवेक, ये एक बहुत बड़ा आयाम है अर्थव्यवस्था का, अर्थनीति का। और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए हवाई जहाज, ट्रांसपोर्ट के लिए मरीन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए ये सड़कें बनाना, वाहन बनाना, वाहन के लिए पेट्रोल होना, पेट्रोल के कारण से प्रदूषण होना, विनाशक साइकिल शुरू हुआ। फिर स्वास्थ्य की, पर्यावरण की हानि हुई, इसलिए पर्यावरण सुरक्षा की व्यवस्था होना, इसके लिए यंत्र निर्माण होना, रसायन के विषैले परिणामों को मारने के लिए दूसरे रसायनों का उत्पादन होना, ऊर्जा के लिए अनेक प्रकार से यंत्र प्रणाली बनना, टेक्नोलॉजी का विकास होना, ये विकास इनटू इन्वर्टेड कॉमा विकास है। उत्पादन से और व्यापार से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं थी तब भारत विश्व व्यापार में अग्रणी था। अब भारत को भी ट्रांसपोर्ट की सिस्टम पता है, विश्व व्यापार की पद्धति में भारत माहिर है, और विश्व व्यापार के जरिए भारत में सुवर्ण पूरे विश्व से आता था, ये भी हमारा डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। तो हम क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, जरा क्षण भर रुको और सोचो कि ये हो क्या रहा है। आरोग्य की हानि, पर्यावरण की हानि, कौटुंबिक संबंधों की हानि, भावनाओं की हानि, अच्छाई की हानि, जीवन मूल्यों की हानि, और बढ़ता क्या है, पैसा, फिस्कल उपलब्धि होती है, और इसमें फिर मंदी और इन्फ्लेशन और ये सारी बातें आती हैं। विश्व की करेंसी में भारत की करेंसी की कीमत कम ज्यादा होती रहती है, कम ही ज्यादा होती है, अधिक तो होती ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, ये अर्थशास्त्र को वैश्विक स्तर पर सीखा भी जाता है, सिखाया भी जाता है और रचना भी की जाती है, परंतु भारतीय पद्धति से करो तो न केवल भारत का अपितु विश्व का भला होगा, न केवल भारत के अपितु विश्व की समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए ये उत्पादन की नीति, व्यापार की माने बाजार की नीति, ट्रांसपोर्ट उसके साथ संबंधित है, संग्रह उसके साथ संबंधित है। तीसरा अनिष्ट, में व्यापार प्रणाली की बात करती थी, बिचौलिए का अनिष्ट ये आता है। ये सारे निठल्ले बातें हम करते रहते हैं, जिसका प्रोडक्शन के दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, और इसलिए उसकी कीमत बढ़ती है, वस्तुएं महंगी होती हैं। उत्पादन के स्तर पर जो काम करता है उसको कम से कम पैसा मिलना, और खरीदने वाले को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ना, और फिर बाजार में पैसे का लेन देन तो होता रहना चाहिए, तभी फ्लो बना रहता है। इसी में से बैंकिंग इंडस्ट्री निर्माण होना, ये सारा पॉलिसी लेवल पर विचारणीय विषय है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं उसमें नहीं जाती, मैं उसके मूल सूत्रों की ओर ध्यान देना है कि नीति सही मार्ग पर ले जाने वाली होनी चाहिए, तभी उसको नीति बोलते हैं। नयनात् नीतिरुच्यते, अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली जो व्यवस्था होती है उसको नीति बोलते हैं। तो हमारी नीति, ये अर्थशास्त्र का, अर्थ नीति, यह अर्थशास्त्र का और एक आयाम हुआ। अध्ययन, अनुसंधान, पुनः प्रस्तुति, तुलनात्मक अध्ययन, नीति, उसी में कर प्रणाली का भी समावेश होता है, उसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, इसका भी समावेश होता है,
ये सारी बातें मैक्रो लेवल पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की बातें हैं। देश को गरीब या दरिद्र बनाने वाला अर्थशास्त्र वास्तव में अनर्थशास्त्र होता है। इसका बहुत बड़ा संकट है स्यूडो इकोनॉमी, माने आभासी अर्थशास्त्र। हमारे एक कार्यकर्ता मित्र कह रहे थे, कहाँ कहाँ दारिद्र्य है, बाजार में कितनी वस्तुएं आ रही हैं, लोगों की खरीद शक्ति कितनी बढ़ रही है, बाजार में तो भीड़ ही भीड़ है, कहाँ है दारिद्र्य, कहाँ है? दारिद्र्य दिखाई नहीं देता। दारिद्र्य को दारिद्र्य के रूप में हम नहीं देख सकते। दारिद्र्य तो दिखाई दे रहा है, परंतु उसको हम दारिद्र्य मानते नहीं हैं। ये क्या हुआ? ये भ्रमजाल है। ऐसा भ्रमजाल निर्माण करने वाला बनने वाली अर्थव्यवस्था सुडो इकोनॉमी होती है, जहां होता तो है दारिद्र्य, परंतु दिखाई देता है पैसा, दिखाई देती है समृद्धि। केवल भारत दरिद्रों का देश है ऐसा नहीं है। भारत समृद्ध देश में दरिद्र प्रजा ऐसा भी हो जाता है, और समृद्ध प्रजा और दरिद्र राज्य ये भी हो जाता है। भारत में राम राज्य की कल्पना में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के ताप, संताप ये नष्ट हुए थे। प्रजा समृद्ध भी है और सुसंस्कृत भी है, और किसी को भी खाने को नहीं मिलता है ऐसा नहीं होता। राजा के लिए आदेश है, एक भी प्रजाजन यदि भूखा है तो राजा को भोजन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में समृद्धि का विकास होना अपरिहार्य है, दारिद्र्य कभी रहेगा ही नहीं। परंतु आज वर्तमान विश्व में ऐसे विनाशक अर्थशास्त्र के चलते केवल भारत दरिद्र नहीं है, विश्व में दारिद्र्य है। विश्व में, अमेरिका में भूखमरी है, अमेरिका में लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, अमेरिका में लूट फाट डकैती बढ़ रही है, अमेरिका में आरोग्य की हानि हो रही है, पर्यावरण की हानि हो रही है, और ये सारे संकट जो हैं वो भारत से अनेक गुना अधिक इस व्यवस्था को जन्म देने वाले राष्ट्रों में हैं। परंतु शस्त्रों के और तेल के व्यापार से जिसको अपने देश की समृद्धि बढ़ानी है, वो अपने आप को तो संकट में डालता ही है, विश्व को भी संकट में डालता ही है। इसलिए मैक्रो लेवल पर अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, वेतन व्यवस्था, तीसरी जो बात है, समाज में नौकरी करने वाले लोग कम होने चाहिए, क्योंकि नौकरी करने वाले लोग उत्पादन तो करते नहीं है। समृद्धि उत्पादन पर ही आधारित होती है। वे तो केवल बैठे बैठे काम करते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं, व्यवस्था संभालने का काम करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, यही सारा काम करते हैं। तो इससे समृद्धि नहीं बढ़ती, समृद्धि के ऊपर बोझा बढ़ता है। इसलिए अच्छी अर्थव्यवस्था में नौकरी करने वाले लोग कम से कम होने चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग अधिक होने चाहिए। परंतु ये मजदूरी करने वाले माने प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग, ये अधिक होने चाहिए, परंतु वे मजदूर नहीं होने चाहिए। वे जो काम कर रहे हैं उस काम के मालिक होने चाहिए। ये भारतीय अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा पहलू है। जो काम करता है उसको उसका स्वामित्व प्राप्त होना, ये यदि नहीं होता है तो वे मजदूर बन जाते हैं। मजदूर माने नौकर बनते हैं, गुलाम बन जाते हैं, व्यवस्था के गुलाम बनते हैं और अपने मालिकों के भी गुलाम बनते हैं। जो गुलाम बन गए उनकी मानसिकता गुलामी की होती है, उसमें राष्ट्र प्रेम,
सामाजिक दायित्व बोध, दूसरों की भलाई करना, अपना ही ज्ञान और संस्कार का वर्धन करना, ये सारी बातें नहीं होती हैं। विवश्यता का जीवन होता है। हम देखते ही हैं कि आज पैसा कमाने के लिए 10 घंटा 12 घंटा काम करना, ये तो सभी के भाग्य में आ गया। भले ही आप 5 लाख रुपया कमाते हो तो भी आपको काम तो 9 10 घंटा 12 घंटा ही करना है। ये तो नहीं होता। बैलेंस्ड जीवनचर्या में, बैलेंस्ड दिनचर्या में 24 घंटे के दिन में 4 5 या 6 घंटे से अधिक अर्थार्जन का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाकी सारे आयामों का क्या करेंगे फिर? सामाजिकता का क्या करेंगे? धर्म का क्या करेंगे? संस्कृति का क्या करेंगे? ये इसके लिए ज्ञान संपादन का क्या करेंगे? तो दिनचर्या का संतुलन खराब हो गया। जीवनचर्या में आयु के 25 वर्ष ही तो अर्थार्जन करना चाहिए, बाकी तो समाज कार्य करना चाहिए, धर्म चिंतन करना चाहिए, शास्त्र चिंतन करना चाहिए। ये सब समय ही कहाँ है? जल्दी से जल्दी कमाने लगो और अधिक से अधिक समय तक कमाओ। और जो कमाता नहीं है वो दूसरों का आश्रित हो जाता है। ये संकल्पना भी अर्थ की प्रधानता से ही आती है। ये घर में वृद्ध आश्रित नहीं है, कुटुंबी जन है, मार्गदर्शक है, बड़े हैं, जिनका उपसेवन करके विनय सीखना चाहिए। ऐसे लोग हैं। हमारा कुटुंब का परिचय जब अर्थ दृष्टि से राज्य शासन को देना होता है तो आश्रित लोग होते हैं। ये सब बच्चे आश्रित हैं, पालक और पाल्य जिसका पालन किया जाता है, ऐसे हो जाते हैं। घर के व्यक्ति नहीं रहते, फिर ये आश्रित, कमाते नहीं इसलिए आश्रित। कमाने वाले का अधिकार पहला, ये भी असंस्कृत समाज का लक्षण है। आपने वो सुप्रसिद्ध वाक्य सुना ही होगा, यूरोप अमेरिका में जो कमाएगा वो खाएगा और नहीं कमाएगा वो मरेगा, ऐसा सूत्र है। भारत का सूत्र है, जो जन्मेगा वो खाएगा और कमाएगा वो खिलाएगा। खिलाना ये धर्म है, खाना ये धर्म नहीं है। खाना ये तो प्रकृति है, परंतु खिलाना वो संस्कृति है, वही धर्म है। और सामाजिक प्रतिष्ठा कितने अधिक लोगों को खिला रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करती है। कितना अधिक दान करते हैं, कितना अधिक त्याग करते हैं, कितना अधिक समृद्धि होने पर भी सादे रहते हैं, उपभोग में जिनका संयम है, शालीनता है, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। वहां समृद्धि कम नहीं होती, वहां धर्म के साथ समायोजित करके होती है, तो वैभव होता है, परंतु असंस्कार नहीं होता, उपभोग परायणता ही नहीं होती। और सामाजिक संबंध इस प्रकार से आश्रित और मालिक के नहीं होते। समाज में किसी को किसी का आश्रित नहीं बनना पड़ना चाहिए। ये भी तो अर्थव्यवस्था का ही एक लक्षण है। तो इस प्रकार से मैक्रो लेवल पर विश्व व्यापार, वैश्विक स्तर का आर्थिक लेन देन, विश्व व्यापार के लिए जो यातायात है, देश का आंतरिक शासन की अर्थ नीति, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाला अर्थशास्त्र, सर्वसामान्य प्रजा के लिए कर प्रणाली, खर्च की प्रणाली, खर्च की बाध्यता, खर्च का विवेक, ये सारे विषय इसमें आते हैं। इसको एक तरफ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए धर्मानुकूल अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक की नीतियां और पद्धति बननी चाहिए, तभी जाकर हम पुनः अपने देश को अपने मूल आधारों पर खड़ा करेंगे।
केवल राम विद्यापीठ नहीं, भारत के सभी विद्यापीठों के, विश्वविद्यालयों की ये शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, परंतु है नहीं। इसलिए मार्ग दिखाने के लिए और ये सूत्र बताने के लिए राम विद्यापीठ का अर्थशास्त्र का विभाग होगा, और इस प्रकार से वह संपूर्ण देश का और विश्व का अर्थ व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका निर्देश भी करेगा। ऐसा हम आज माइक्रो और मैक्रो लेवल की व्यक्तिगत से लेकर वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था के विचार का यह सत्र समाप्त करते हैं। अगले सत्र में समाज जीवन का एक और पहलू है, उसकी बात करेंगे। अभी यहीं रुकती हूँ। नमस्कार जी। 654 हुआ है ताई। और अच्छा, इस सत्र को लेकर किन्हीं को जिज्ञासा, कोई प्रश्न या कोई प्रतिसाद हो तो। हाँ, मैं अनुपमा बैंगलोर से। ताई बहुत ही ये जो दो बातें मुझे बहुत ही छुआ, उसको मैं बोल रही हूँ। एक है ग्लोबलाइजेशन और हमारा दृष्टिकोण में जो अंतर था, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन को देखना, ना कि सांस्कृतिक दृष्टि से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर मैंने आज सीखा। और दूसरी बात, ये जो आपने अंतिम सत्र के अंतिम में कहा कि जो कमाता है वो खिलाता है, और जो पैदा होता है वो खाता है, प्रकृति और संस्कृति। ये जो दो बातें हुई, इट वाज वेरी वेरी रिवीलिंग, एंड आई हैड नेवर लुक्ड एट इट लाइक दिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। नमस्ते ताई जी। नमस्कार। मेरा सवाल था कि आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, और जैसे देश की रक्षा के लिए हमारे फौजी हमेशा तैयार रहते हैं, बट आजकल के लोग बहुत कम हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चे फौज में जाएं। इस समय में अगर हम आधुनिक शस्त्रों का उपयोग करते हैं जैसे ड्रोन, क्या ये सही है या गलत है फिर? ये शस्त्रों में आधुनिकता होना, नवीन नवीन अनुसंधान होना, नए 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 निर्माण होना, ये तो आवश्यक है। तो शस्त्र सज्ज तो हमेशा होना चाहिए, शस्त्र संचालन सबको आना चाहिए। अभी ब्रिटिशों ने ये कानून बनाया, कोई नागरिक अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता, शस्त्र पर प्रतिबंध आया। अन्यथा भारत के हर नागरिक को अपनी स्वरक्षा के लिए और दीन दुर्बल गाय धर्म स्त्री शिशु आदि की रक्षा के लिए शस्त्र संचालन तो आना ही चाहिए। हाँ, शस्त्र का उपयोग बचाव के लिए करना, सबकी रक्षा के लिए करना, कि सबके नाश के लिए करना, ये धर्म सिखाएगा हमको। परंतु दुर्बल की कोई गति नहीं होती। देवो दुर्बल घातकः, दुर्बल की कोई गति ही नहीं होती। दुर्बल नहीं रहना चाहिए, और शस्त्र संचालन नहीं आता है ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। हमारे देश के बालिकाओं को भी शस्त्र संचालन तो आता था, और राजकुमार और अमात्य और ये जब या आचार्य जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो शस्त्र शास्त्र और शील, इन तीनों की शिक्षा अनिवार्य होती थी। शास्त्र के कारण से और शील के कारण से हम शस्त्रों के उपयोग में धर्म की मर्यादा मानते हैं, परंतु धर्म की मर्यादा मानने के बाद जहां आवश्यक है, आतताई का नाश करने के लिए शस्त्र ही हमें संचालित करना आता नहीं, या हमारे पास शस्त्र ही नहीं है, तो नष्ट ही हो जाएंगे और किसी की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए शस्त्र तो होने ही चाहिए और शस्त्र संचालन भी आना चाहिए।